गार्डनर, गार्डनर के द्वारा काटा गया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका डायरेक्शन है आपके पास, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस में आपको सही वर्ब चूज करना है दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है, इट सीम्स दैट हायर एजुकेशन नाउअडेज इज डैश फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट, है ना। अब इसमें देखो थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है ना। इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है कि जो हायर एजुकेशन है, जो हाई एजुकेशन लोग जो आगे पढ़ते हैं ना, और नाउअडेज आजकल जो हायर एजुकेशन है वो क्या है, इज डैश, है ना, इज डैश फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। ये केवल उन्हीं के लिए बनी हुई है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो इसको जो इसको पे कर सकते हैं, है ना, जिसकी वो कीमत चुका सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का मतलब होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती किसी पे थोपना, है ना। इम्पोज का मतलब होता है थोपना या लागू करना। क्या करना, लागू करना, जबरदस्ती किसी के ऊपर लागू करना। तो यहाँ पे देखो जबरदस्ती की तो बात हो नहीं रही कि जबरदस्ती किसी पे लागू की जा रही है, तो ये नहीं होगा। गिवन मतलब दिया जाना, जबरदस्ती देना, तो यहाँ पे कोई गिवन दिया जाना या देना देने की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, ये नहीं होगा, है ना। मेंट, मेंट मतलब बनी हुई है ना। तो ये देखो यहाँ पे कौन सा सेंस आ रहा है, ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन जो है नाउअडेज वो किसकी, वो बनी हुई है। मीन का सेकेंड फॉर्म मेंट होता है ना, मीन का सेकेंड फॉर्म होता है मेंट, ये V2 है। मेंट का मतलब होता है बनी हुई। तो देखो यहाँ पे ये बिल्कुल बनी हुई, हुए नहीं, है ना, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड आपका सही हो गया, है ना, बनी हुई, है ना। इस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो हायर एजुकेशन है आजकल वो किसके लिए बनी हुई है, वो केवल उन लोगों के लिए बनी हुई है जो कि इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो आपका बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। प्लान्ड तो प्लानिंग की हुई, प्लानिंग तो नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 13th वाला क्वेश्चन हमारा है क्या, चूज द करेक्ट फॉर्म। इसी में भी वर्ब का फॉर्म हमको सही चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द टीवी प्रोग्राम डैश मी फ्रॉम माई वर्क। टीवी प्रोग्राम जो है उसने मुझे डैश कर दिया, किससे, मेरे काम से। तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। देखो ये टीवी प्रोग्राम आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये आपका। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। इसका मतलब है कि वर्ब के साथ या तो एस आएगा या फिर ईएस आएगा, ये तो आना ही है। तो देखो एस, एस और एस चारों में आ रहा है, ठीक है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चारों ही आपके वर्ड है डिस्टर्ब्स, अच्छा एक हो गया इंटरप्ट्स, फिर हो गया डिस्ट्रैक्ट्स और एक हो गया डाइवर्ट्स। तो ये मीनिंग का फर्क है दोस्तों, सही मीनिंग हमको ढूंढना है। देखो डिस्टर्ब करना मतलब क्या, द टीवी प्रोग्राम डिस्टर्ब मी फ्रॉम माई वर्क, कि टीवी प्रोग्राम जो है उसने क्या करा, मेरे काम से मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया, है ना। डिस्टर्ब करना मतलब एक तरह से मुझे टीवी प्रोग्राम ने मुझे मेरे काम से परेशान कर दिया, है ना। एक होता है इंटरप्ट मी, इंटरप्ट का मतलब होता है टोकना, रोक टोक कर दे ना, तो उसने मुझे मेरे काम से टोकना, टोक दिया, है ना, टोक दिया, इंटरप्ट कर दिया मतलब मुझे रोकना या टोकना, रोक दिया, है ना, एक तरह से इंटरप्ट कर दिया, टोक दिया। एक होता है डिस्ट्रैक्ट मी, है ना, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है मुझे उस काम से भटका दिया, क्या कर दिया, नहीं डिस्ट्रैक्ट कर दिया मतलब मुझे एक तरह से उस काम से दूसरे काम में लगा दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस काम से। मेरा जो ये डिस्ट्रैक्ट मतलब टू लूज कंसंट्रेशन, इसका ये मतलब होता है कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर दिया, लूज कर दिया, है ना। मेरा जो कंसंट्रेशन है, मेरा जो ध्यान है वो क्या कर दिया, वो भटका दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान भटकाना, है ना, उस तरीके की यहाँ पे बात हो रही है। और डाइवर्ट करना मतलब इधर से कहीं और कर दिया, एक तरफ से खींच के उसने किसी और की दिशा में मोड़ दिया, है ना। तो डाइवर्ट कर देना का मतलब होता है दिशा मोड़ना, दिशा मोड़ना।
तो इसमें आप बताओ कौन सा हमारा सही हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है ये वाला हमारा मोर एक्यूरेट लग रहा है, ठीक है ना, कि टीवी प्रोग्राम जो है उसने मुझे क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे मेरे जो लक्ष्य था उससे भटका दिया, ध्यान मेरा जो है कहीं और भटका दिया। मी फ्रॉम माई वर्क, मेरा जो कार्य था उस कार्य से मेरा ध्यान उसने भटका दिया, कोई दूसरी जगह लगवा दिया टीवी प्रोग्राम में, ठीक है। सी वाला हमारा सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब इसमें हमको चूज करना है, जाहिर सी बात है एडवर्ब क्या होता है, जो देखो एडवर्ब क्या होता है, जो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एडवर्ब जो है इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऐसे वर्ड्स, ठीक है ना, ऐसे शब्द दैट क्वालिफाइज किसी एडवर्ब जो है, एक चीज याद रखना दोस्तों, वो किसको, किसी क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, एक मिनट, देखो एडवर्ब का क्या हो गया, एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, किसी वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, किसी एड वर्ब को भी कर सकता है, किसी पूरे के पूरे क्लॉज को भी क्वालिफाई कर सकता है, और किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। एडवर्ब केवल वही नहीं होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब जो है पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और खुद एडवर्ब को भी कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको एडवर्ब, हालांकि एड वर्ब के पहले, लेकिन उसके थोड़ा सा उसका वास्ट मीनिंग होता है, वो हर आपको देखो, आप एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, एडवर्ब को भी, क्लॉज को भी, और पूरे के पूरे सेंटेंस को भी कई बार क्वालिफाई कर देता है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, देखते हैं हम। तो दिस बस गोज डैश फास्ट, ये जो बस है वो जा रही है बहुत फास्ट, है ना। तो एक एडवर्ब की एक खासियत होती है कि उनके लास्ट में एलवाई आता है, क्या आता है, एलवाई। तो देखो सभी में एलवाई लगा है, मतलब यहाँ पे मीनिंग का गड़बड़ है, मीनिंग के हिसाब से हमको सही लगाना है। तो ये जो बस है, ध्यान देना दोस्तों, दिस बस मतलब ये जो पर्टिकुलर बस है ये जाती है, ये कैसे जाती है, फास्ट, ये बहुत फास्ट जाती है, ऐसी बात हो रही, इमेंसली फास्ट। एक होता है इमेंसली फास्ट, एक होता है इनक्रेडिबली फास्ट, फिर है आपका ग्रेटली फास्ट, और यहाँ है डेफिनेटली फास्ट। तो यहाँ पे इमेंसली मतलब बहुत ही वास्ट अमाउंट, इमेंस मतलब ह्यूज, इमेंस का मतलब क्या होता है, यूजली, है ना, यूजली बहुत ही बड़ा। इमेंसली का मतलब होता है थोड़ा सा इमेंस, यूज या बड़ा, बड़े सेंस में, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो तो उसमें बोलते हैं। इनक्रेडिबली मतलब अद्भुत तरीके से, अचंभित तरीके से, ठीक है, अविश्वसनीय तरीके से, जब ऐसे बोलते हैं अविश्वस, है ना, ये क्या है, अरे यार, अविश्वसनीय, है ना, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, है ना, विश्वास, तो ये क्या है, विश्वसनीय, है ना, इस तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से, बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से, ये क्या है, बहुत ही तेज है, मतलब ये इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल बोलते हैं ना, इट इज इनक्रेडिबली फास्ट, इनक्रेडिबली ये बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। तो ये आपका बी वाला सही हो गया। ग्रेटली तो यूज नहीं करेंगे, है ना, ग्रेटली किसी बिहेवियर के लिए, नेचर के लिए अपन यूज करते हैं, है ना, ग्रेटली, या डेफिनेटली किसी फिक्स चीज के लिए, किसी निश्चित चीज के लिए हम लोग डेफिनेटली यूज करते हैं, किसी निश्चित चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा बी वाला जो है ना दोस्तों वो राइट आंसर है, इनक्रेडिबली फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव देखना है इसके अंदर भी। देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपका सेंटेंस है, करिश्मा पुट्स हर हार्ट एंड सोल इनटू एनीथिंग शी अंडरगोज टू डू, शी इज हाईली डैश, है ना। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं आपके, ठीक है, ये यहां से यहां तक दो सेंटेंस हैं आपके, ठीक है, नहीं एक ही सेंटेंस है, लेकिन उसको आपने देखो ये आपका आ गया, मतलब उसी के आगे कंटिन्यूशन की तरह है वो सेंटेंस। चलो देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, करिश्मा आपकी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, करिश्मा क्या है,
थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है, बिल्कुल यहाँ पे कोई इशू नहीं है ना। तो करिश्मा पुट्स हर हार्ट एंड सोल, वो अपना हार्ट और सोल मतलब अपना सब कुछ, अपना हृदय भी, अपनी आत्मा भी, वो एनीथिंग वो उस चीज में डालती है। सोल इनटू एनीथिंग शी अंडरटेक्स टू डू, मतलब जो भी कार्य वो एक बार जिस कार्य को करने के लिए निश्चित कर लेती है उसमें वो अपना सब कुछ लगा देती है, ठीक है। शी इज हाईली, इसका क्या मतलब है कि वो हाईली क्या है ना, हाईली ग्रेटफुल है, महान है ना। अच्छा हाईली, उसके बाद अच्छा देखो क्या आएगा, शी इज हाईली क्या, देखो ये क्या आया दोस्तों, एडवर्ब आया, एलवाई लगा है ना, तो क्या आया, एडवर्ब आया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसके बाद कोई सा वर्ब आने वाला है, क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। तो ये शी इज हाईली ग्रेटफुल है ना। तो ग्रेटफुल जो है ये आपका क्या है, एक तरह से आपका ये एडजेक्टिव भी हो सकता है ना, और ये आपका नाउन भी हो सकता है, तो वो है ना। और दूसरा क्या है, शी इज हाईली, लेकिन मीनिंग वाइज भी यहाँ पे नहीं जम रहा है। आप बोलोगे कि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग वाइज वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्या मानती है, महान मानती है, ऐसी तो बात नहीं हो रही है। शी इज हाईली वो क्या है, शी इज हाईली कौन है, शी इज हाईली डेडिकेटेड है, ठीक है ना दोस्तों। डेडिकेटेड क्या मतलब होता है इसका, समर्पित, वो क्या है, बहुत ज्यादा वो लड़की समर्पित है। यहाँ पे उसके समर्पण की बात हो रही, देखो वो अपने काम जो भी उसने चुनौती है जो भी उसने लिया उसके लिए वो सब कुछ अपना दांव पर लगा देती है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा समर्पित लड़की है, ठीक है। लॉयल मतलब ईमानदार है ना। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है एनर्जेटिक है ना, बहुत ज्यादा हैप्पी या बहुत ज्यादा एक्साइटेड, तो यहाँ पे उस तरीके की बात नहीं हो रही। लॉयल का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टी की भी बात नहीं हो रही, मतलब आपका जो डेडिकेटेड वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन अ गिवन सेंटेंस। देखो इसमें भी हमको एडजेक्टिव देखना है, क्या लिखा हुआ है, द अक्यूज्ड वाज गिवन अ शॉर्ट सेंटेंस एज he had committed only a dash offense। यहां पे सेंटेंस का मतलब होता है सजा, ठीक है। सेंटेंस का यहां पे मतलब है पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट, यहाँ पे पनिशमेंट देने की बात हो रही है कि ये जो अक्यूज्ड है उसको क्या मिला है, बहुत ही शॉर्ट पनिशमेंट मिला है, थोड़ा सा ही उसको पनिशमेंट मिला है। एज ही हैड कमिटेड, क्योंकि उसने, एज मतलब चूंकि उसने क्या कमिट किया, ओनली अ डैश ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है कोई पाप, कोई जुल्म है ना, पाप, या फिर कोई क्राइम है ना, कोई क्राइम उसने करा है। और वो क्राइम कैसा है, देखो यहाँ पे उसको छोटा शॉर्ट पनिशमेंट मिला है, मतलब जाहिर सी बात है कोई नेगेटिव होगा, मतलब बहुत ही छोटा, मिनिमम, बहुत ही स्मॉल की बात हो रही है। तो एज ही हैड कमिटेड ओनली अ सेकेंडरी मतलब दूसरे दर्जे का है ना, तो दूसरे दर्जे का तो यहाँ पे नहीं हो रहा है मीनिंग, ठीक है। मिनिमल का मतलब होता है कम से कम है ना, कम से कम, मिनिमल मतलब कम से कम, बिल्कुल ऐसे कम से कम। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे कि कम से कम ऑफेंस करा उसने, मिनिमल कम से कम, ओनली कम से कम नहीं किया, ओनली पहले ही आ गया। माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही तीखा, बहुत ही गहरा है ना, बहुत ही ज्यादा, बहुत गंभीर आप बोल सकते हो है ना, गंभीर किस्म का उसने करा है ना, इस तरीके से भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे माइनर का मतलब होता है छोटा, क्या सेंस होता है माइनर का, यहाँ पे छोटा, बहुत ही उसने छोटा क्राइम करा। तो ये आपका जो है डी वाला जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइल्ड, ठीक, माइनर, सॉरी। चलिए 17th वाला क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्या होगा इसमें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, टू कंप्लीट दी सेंटेंस। ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमको करेक्ट एक्सप्रेशन इसमें देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई कुडंट टेल व्हाट टाइम इट वाज बिकॉज द वर्कमैन हैड मूव्ड द डैश ऑफ अ क्लॉक। अब देखो ध्यान से, ये भी आपका मीनिंग का आपका सेंटेंस है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लॉक जो वर्ड है उसके लिए क्या यूज करते हैं। क्लॉक की जो वो होते हैं, उसकी जो नीडल यूज करते हैं, उसके लिए आर्म्स वर्ड यूज करते हैं, हैंड्स यूज करते हैं, पॉइंटर्स करते हैं, या नीडल्स करते हैं, क्या करते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्लॉक के लिए हम लोग हमेशा हैंड्स यूज करते हैं। देखो क्या हो रहा है देखते हैं।
आई कुडंट टेल व्हाट टाइम इट वॉज, मैं नहीं बता सकता हूं कि कितना समय था। ठीक है, क्यों नहीं बता सकता हूं? बिकॉज वो जो वर्कमैन था हैड मूड, वो चला गया, जो भी उस पे काम करता था वर्कमैन, जो टावर पे एक बड़ी सी घड़ी होती है उस पे उसको काम रिपेयर के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना होता है, तो हैड मूड डैश मूड, उसने क्या करा, वर्कमैन ने मूव कर दिया, क्या कर दिया, मूव द डैश ऑफ द क्लॉक। तो क्या नीडल्स की बात हो रही है क्या क्लॉक की, पॉइंटर्स की हो रही है क्या, आर्म्स की हो रही है कि हैंड? तो दोस्तों सही आंसर आपका हैंड्स होगा। बिल्कुल याद रखना है आपको, ये मेमोराइज करने वाला आपका क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लॉक्स की जो वो होती है ना नीडल्स, उसको हम लोग हैंड्स बोलते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द टीवी चैनल्स आर प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव डैश ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट। अब ये भी हमको याद रखना पड़ेगा, जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्सटेंसिव डैश ऑफ दी स्पोर्टिंग इवेंट। आप लोगों ने जब टीवी देखते हो है ना, जब स्पोर्ट्स का इवेंट होता है तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं ना लाइव, क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइव नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, नहीं, लाइव टेलीकास्ट होता है कि लाइव कवरेज होता है कि ब्रॉडकास्ट होता है। तो यहाँ पे टीवी चैनल्स जब भी हम लोग स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करें तो वो उसका कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कवरेज। ये देखो लाइव के साथ टेलीकास्ट होता है, लेकिन ये जो इवेंट्स होते हैं उसका कवरेज होता है एक्सटेंसिव कवरेज। कैसा, जो कवर करके पूरा जो उन्होंने शूट किया है, कवर किया है, उसको दिखाते हैं, तो वो कवरेज हो गया। तो देखो ऑल द टीवी चैनल्स आर प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव कवरेज, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क जो है वो मोबाइल से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट जो है, तो ब्रॉडकास्ट जो है वो आपका कोई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, रेडियो से रिलेटेड होता है ना, रेडियो से रिलेटेड होता है। और टेलीकास्ट जो है वो बेसिकली टेलीविजन से, टीवी से होता है, लेकिन टीवी चैनल्स की बात हो रही है यहाँ पे, टीवी की बात नहीं हो रही, टीवी चैनल्स की बात हो रही है ना। उसके अलावा लाइव वगैरह कुछ हुआ तो उस कंडीशन में हम लोग टेलीकास्ट की बात होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जो है वो जो टीवी चैनल्स हैं स्पोर्ट्स का, वो कवरेज दिखाते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स का लाइव कवरेज जो वो कवर करते हैं वो पूरा उसको दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, हमको इसमें चूज करना है फॉर द गिवन सेंटेंस। देखो दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी, ये चार आपके वर्ड्स हैं मॉडल्स, है ना, माइट हो गया, ऑट टू हो गया, शुड हो गया और मस्ट हो गया। पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, आप देखो कि यू डैश बी मैड, यू डैश बी मैड, है ना, इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू एनी मोर मनी। क्या बोल रहे हैं कि तुम डैश बी मैड, तुम पागल होंगे, है ना, तुम एक तरह से बेवकूफ होंगे, पागल होंगे, अगर तुम सोच रहे हो, इफ यू थिंक कि आई एम गोइंग टू लैंड यू, आई एम गोइंग टू गिव यू, लैंड का मतलब उधार दे रहा, तो तुम बेवकूफ होंगे अगर तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं और भी ज्यादा, इससे ज्यादा जो जितने पैसे दिए अब और भी मैं तुमको पैसे देने वाला हूं, तो तुम सबसे बड़े क्या होंगे, बेवकूफ होंगे। तो देखो माइट जो है आपके शायद के सेंस में आ रहा है, किसके सेंस में, शायद, कि शायद तुम पागल होंगे, यू माइट बी, है ना, नहीं हो लेकिन शायद तुम पागल होंगे, कि ये अगर सोच रहे हो तो। शुड जो है, यू शुड बी, है ना, यू शुड बी मैड, यू शुड बी मैड मतलब तुम्हें होना चाहिए, है ना, शुड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, चाहिए तुमको, यू शुड बी मैड, तुमको पागल होना चाहिए, चाहिए के सेंस में। यू ऑट टू, तो ऑट टू और शुड जो है दोनों एक जैसे होते हैं, ऑट टू और शुड का जो मीनिंग है वो दोनों एक जैसे होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आप अपना एक ड्यूटी का सेंस बता देते हो कि यू ऑट टू बी मैड, तो तुम ड्यूटी, तुम्हारे कर्तव्य है पागल होने का, है ना, तो क्यों है कर्तव्य, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सही हमारा जो आंसर है दोस्तों मस्ट, है ना, कभी भी इस तरीके से, क्योंकि आप देखो उसमें गुस्सा झलक रहा है, नाराजगी झलक रही है ना, तो नाराजगी दिखाई दे रही है कि यू मस्ट बी मैड, तुम जो है एक तरह से, इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू एनी मोर मनी, कि तुम पागल ही होंगे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको और ज्यादा पैसे देने वाली हूं, तो ना एक गुस्सा दिख रहा है, तो उसमें मस्ट बी मैड। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब इसमें हमको टेंस देखना, ये आपका जो है दोस्तों टेंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, देखो क्या लिखा है, रोम हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सिटी फॉर सेंचुरीज एंड इट डैश इंपॉर्टेंट। देखो क्या हो रहा है
किसकी बात हो रही है? रोम हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सिटी। तो रोम हैज बीन ये आपका एक पैसिव फॉर्म में एक वर्ड सेंटेंस हो गया कि रोम जो है अभी तक भी है एक कई सेंचुरी से मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। किसका सेंटेंस हो गया दोस्तों? आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया कि कई दशकों से, कई शतकों से, कई सेंचुरी से जो है, कई दशकों से जो है रोम एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी है ना, बनती आ रही है, होती आ रही है। एंड इट डैश इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा? एंड इट हैज स्टिल बीन। तो इट हैज स्टिल बीन। देखो दो कभी भी नहीं आता। अगर एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है तो दूसरा आपका सेंटेंस जो है वो आपका इनडेफिनिट का हो जाएगा या सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है ना। तो यहां पे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा या इनडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। तो देखो हैज स्टिल बीन नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा, ठीक है। इज स्टिल बीइंग तो होगा ही नहीं, बीइंग आईएनजी तो लगाना यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो ये इज आपका प्लेन इज स्टिल इंपॉर्टेंट, ये आपका सही आंसर है दोस्तों। देखो फिर से क्या लिखा हुआ है? रोम हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सिटी फॉर सेंचुरीज। कई दशकों से जो है रोम एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी है। एंड इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, ये आज भी है ना। मतलब ये क्या बता रहा है? देखो आप उसका मीनिंग देखो ना, मीनिंग के सेंस में समझो कि रोम जो है पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण सिटी होती आ रही है कई दशकों से, और आज भी है ना, आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इज स्टिल इंपॉर्टेंट है ना। तो आज भी कोई रोम कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के परिदृश्य से यहाँ पे बात हो रही है तो इज स्टिल इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 21 वाला। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। इसमें हमको सही टेंस का क्वेश्चन है हमारा। ये देखो क्या लिखा हुआ है? नाउ ही डैश अ बुक अबाउट न्यू गिनी, है ना। न्यू गिनी एक शहर वो है, एक आई थिंक कैपिटल है, उसका नाम है न्यू गिनी। आई डोंट थिंक ही विल फिनिश इट सून, है ना। यहाँ पे क्या बात हो रही? नाउ ही डैश अ बुक अबाउट न्यू गिनी, कि अब वो डैश कर रही। देखो नाउ आ गया, नाउ आ गया मतलब जो भी होगा ये आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। तो नाउ ही राइट्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाउ ही राइट्स अ बुक, है ना, अबाउट न्यू गिनी, की अब वो लिखता है। तो ये राइट्स कब वो लगाते हैं हम लोग? जब कोई चीज कंटिन्यूटी में हो रही, कि अब वो लिखता है, अब वो क्या है? न्यू गिनी के बारे में किताब लिखता है। आई डोंट थिंक ही विल फिनिश इट सून, मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी इसको फिनिश कर लेगा। यहाँ पे देखो ही विल फिनिश आ रहा है। अच्छा, नाउ ही रोट अ बुक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नाउ ही रोट अ बुक अबाउट न्यू गिनी। नाउ, अब नाउ है तो रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये तो नहीं होना है भाई। नाउ है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म तो नहीं होना है, तो ये तो बिल्कुल आप क्रॉस कर दो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। नाउ ही हैज रिटन, अब क्या हो रहा है? नाउ ही हैज रिटन अ बुक अबाउट न्यू गिनी, अब वो लिख चुका है, अब वो लिख चुका है। तो आई डोंट थिंक ही विल फिनिश, तो अब देखो ही विल राइट होता तो एक अलग बात होती है। अब ये फ्यूचर में पहुंच गए हम लोग, परफेक्ट की बात बता के अब क्या हो रहा है? फ्यूचर में जा रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब आपका या तो राइट्स हो सकता है या फिर इज राइटिंग होगा। अब आप बताओ मीनिंग वाइज कौन सा सही होगा? देखो नाउ ही राइट्स अ बुक, अब वो लिखता है, तो राइट्स, ये देखो ये इंडेफिनिट जो है हम लोग कोई रूटीन का काम बताते हैं, ठीक है ना, कोई रूटीन का वर्क बताते हैं तो हम लोग राइट्स यूज करेंगे। कोई हैबिचुअल वर्क बताते हैं, ठीक है ना, जब कोई हैबिचुअल वर्क की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे राइट्स करेंगे। मतलब दोस्तों सही हमारा जो है ये वाला हो जाएगा। नाउ ही इज राइटिंग अ बुक अबाउट न्यू गिनी, वो क्या कर रहा है? वो अब लिख रहा है, एक किताब लिख रहा है, किसके बारे में? न्यू गिनी के। एंड आई डोंट थिंक ही विल फिनिश, देखो अभी ये काम हो रहा है और ऐसा नहीं लग पा रहा है, ऐसा नहीं पता चल रहा है कि वो इसको जल्दी ही क्या कर लेगा? फिनिश कर लेगा। इसका मतलब हमारा दोस्तों डी वाला जो है एकदम सही ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन अ गिवन। सेम आपका पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है कि द सोल्जर्स ब्रेवली इन द सिविल वॉर। तो देखो द सोल्जर्स ब्रेवली इन द सिविल वॉर। अब यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे ये ब्लैंक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन में जो है आपका ब्लैंक मिस हो गया, तो
तो ब्लैंक हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर, ये इसमें। तो सोल्जर्स ब्रेवली इन द सिविल वॉर, तो सोल्जर्स डैश ब्रेवली इन द सिविल वॉर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि द सोल्जर्स was fighting bravely in the civil war होगा, या फिर the soldiers fight bravely, या fights bravely, या फिर fought bravely, क्या होगा। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है कि जो आपके जो हमारे जो सिपाही हैं, है ना, सोल्जर्स जो है वो उन्होंने क्या करा, डैश ब्रेवली इन द सिविल वॉर। तो सिविल वॉर कोई आज तो हुआ नहीं था, कोई पुरानी घटना, ऐसा लग रहा है कि वो किसी इस तरह की बात हो रही है कि जो हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत ही बहादुरी से सिविल वॉर में लड़े, है ना, बहादुरी से सिविल वॉर में लड़े मतलब कोई कार्य ऐसा जो पहले ही वो कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं। मतलब आपका ये सिंपल पास्ट का आपका ये सेंटेंस है दोस्तों। कौन सा सेंटेंस है आपका, ये सिंपल पास्ट का ये हमारा सेंटेंस है। इसका मतलब ये जो आपका ब्लैंक है यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉट वर्ड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली इन द सिविल वॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है, मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर आपको चूज करना है। ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज डैश ट्रुथ इन व्हाट ही सेज, देयर इज डैश ट्रुथ, उसमें सच्चाई है, क्या है, डैश सच्चाई है, इन व्हाट ही सेज, जो वो कहता है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो देयर इज मेनी ट्रुथ, दोस्तों मेनी जो वर्ड है उसके बाद हमारा क्या आने वाला है, काउंटेबल नाउन आने वाला है। भाई मेनी के बाद क्या आता है आपका, काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, और मोर जो है, देयर इज मोर ट्रुथ, मोर का मतलब होता है और ज्यादा, है ना, और के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। और सम ट्रुथ, सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, सम का यहाँ पे क्या मतलब होता है, कुछ। और ये हम लोग यूज करते हैं सम किसके लिए, अनकाउंटेबल, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, है ना। और एनी ट्रुथ, एनी जो है सबसे पहले तो एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, और एनी का मतलब होता है कोई, देयर इज एनी ट्रुथ, है ना, तो कोई सच्चाई। नॉट एनी हो सकता था कि नॉट एनी ट्रुथ, कोई सच्चाई नहीं है, उस सेंस में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये ट्रुथ हमारा जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब हमारा बी वाला जो है सम जो वर्ड है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 24th वाला। देखो डैश स्टूडेंट हैड अ लेम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास, है ना। तो क्या हो रहा है, डैश स्टूडेंट, कोई भी एक बच्चा है, डैश स्टूडेंट हैड अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब होता है बहुत ही जो मान ना सके ऐसा एक्सक्यूज, बहुत ही कमजोर एक्सक्यूज, है ना, बहुत ही ढीला ढाला एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज जो टीचर आसानी से, जिसको टीचर पहचान ले कि हाँ ये तो वो झूठ ही बोल रहा है ना, फालतू का एक्सक्यूज जिसको बोलते हैं ना, लेम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास, है ना, क्लास में लेट आने के लिए वो क्या बनाता है, स्टूडेंट क्या बनाता है, हैड अ लेम एक्सक्यूज। तो अब यहाँ पे देखो अनदर स्टूडेंट हैड अ लेम, तो अनदर मतलब कोई दूसरा बच्चा, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कोई दूसरा बच्चा, ईच स्टूडेंट, है ना, दूसरा बच्चा, अनदर स्टूडेंट हैड अ लेम एक्सक्यूज, दूसरा बच्चा जो है अनदर स्टूडेंट हैड अ लेम एक्सक्यूज टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास, क्यों अनदर स्टूडेंट जो दूसरा बच्चा है वो लेम एक्सक्यूज होता है, लेम एक्सक्यूज देता है टू डू। तो ये तो मीनिंग थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। देखो ऑल स्टूडेंट, तो अगर ऑल आता दोस्तों ध्यान रखो, अगर ऑल आता तो यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन हो जाता, ऑल के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन, लेकिन ये जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर। तो अनादर के लिए भी अनादर स्टूडेंट, तो ये तो थोड़ा मीनिंग ही अलग हो गया, और ये तो आपका आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके बाद तो प्लूरल नाउन आना था। अदर और अनादर एक ही है, अदर मतलब दूसरा, है ना, अनादर का मतलब भी दूसरा वाला, है ना, कोई और, अनादर का मतलब कोई और, है ना, अनादर का एग्जैक्ट मतलब होता है कोई और, है ना, कोई और कोई और ये अदर मतलब दूसरा। अब आप ही मुझे बताओ कि मीनिंग वाइज कौन सा है। और यहाँ पे ईच का मतलब होता है हर एक, है ना, ईच का मतलब क्या होता है, हर एक,
तो यहाँ पे देखो हर एक बच्चा, तो ईच जो वर्ड है उसके बाद आपका बिल्कुल सिंगुलर नाउन आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बताओ मीनिंग वाइज कौन सा सही होगा हमारा, ठीक है ना। अनदर स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, कोई दूसरे स्टूडेंट की यहाँ पे कोई रिलेशन में नहीं हो रहा, अदर स्टूडेंट दूसरे बच्चे को बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक जनरल सेंस में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि हर एक जो बच्चा है हैड अ लेम एक्सक्यूज, हर एक बच्चे ने क्या करा, एकदम लेम फालतू का एक्सक्यूज बनाया टू गिव फॉर, है ना, देने के लिए, टू गिव फॉर कमिंग लेट टू क्लास, क्लास में लेट आने के लिए वो सब ने कुछ ना कुछ फालतू के एक्सक्यूज बनाए। मतलब यहाँ पे ईच हमारा जो है ना दोस्तों वो राइट हो जाएगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट का यहाँ पे राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25th वाला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर अ गिवन सेंटेंस। देखो टेंस देखना है, क्या लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट डैश द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये तो बहुत इजी है ना। ये तो क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट है, क्या है ये आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ट्रू है ना, एक तरह से ये आपका क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है। तो ये आपका एकदम सिंपल सेंटेंस है क्या, तो माउंट एवरेस्ट हैज बीन होता आ रहा है, वो तो नहीं, हैड बीन पहले था वो भी नहीं, इज या बीइंग, इज बीइंग, ये इज आएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रुथ है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर आधारित है ना, पूरी ये सच्चाई है। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये तो सच्चाई है कि माउंट एवरेस्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें बिल्कुल ये इज हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है पूरी विश्व में।